महान विरासत वाले दो राष्ट्र जूझ रहे संबंधों की समस्या से पुरातत्ववेत्ता और सीतामढ़ी निवासी रामशरण अग्रवाल ने विधान परिषद में आयोजित नेपाल भारत भ्रातृ मंच पर रखी अपनी बात। इस मंच के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर नवल किशोर सिंह, पुरातत्ववेत्ता और सीतामढ़ी निवासी रामशरण अग्रवाल ने विधान परिषद में नेपाल भारत भ्रातृ मंच को संबोधित करते हुए कहा कि मैं प्रारंभ में ही भारतीयों के इस संकल्प को दोहराना आवश्यक मानता हूँ कि नेपाल की अखंडता और संप्रभुता हमारे लिए उतनी ही श्रेष्ठ और प्राण प्रिय है जितनी भारत की है। आधुनिक विश्व की राज्य व्यवस्था की देन है कि मानव कहीं भी जन्म ले, वह जन्म लेते ही किसी न किसी राज्य का नागरिक हो जाता है और नागरिकता के अनुरूप ही जगत व्यवहार नियमित होते हैं। अनगिनत शताब्दियों से मानव इतिहास का एक अप्रतिम उदाहरण है। विश्व के दो स्वतंत्र संप्रभुता संपन्न राष्ट्र नेपाल भारत के सीमा के आर पार का नागरिक जीवन। दोनों देशों के अस्तित्व दो हैं, लेकिन सभ्यता, संस्कृति, आस्था और आचरण में अद्भुत साम्य है। यह साम्य इतना नैसर्गिक है कि उतनी स्वाभाविकता भारत के केरल और कश्मीर में नहीं है। सीमा के आर पार रहने वालों की परस्पर संवेदनशील जितनी गहरी है, उतनी गहरी भारतीयों की दिल्ली के साथ नहीं है। लेकिन नेपाल के महान कूटनीतिज्ञ रमेश नाथ पांडे के शब्दों में, both India and Nepal have wasted nearly 5 decades and failed to capitalize on the natural affinities between two countries. TOI interview 29/3/19। सम्राट अशोक अपनी लुम्बिनी यात्रा के समय वर्तमान काठमांडू घाटी तक गए थे। वहीं 4 स्तूपों का निर्माण कराया था और अपनी पुत्री राजकुमारी चारुमिता का विवाह नेपाल के राजकुमार देवपाल से संपन्न किया और कालांतर में चारुमिता ही बौद्ध भिक्षुनी बनकर बुद्ध के धर्म को नेपाल में निर्णायक आधार दिया। 250 ईस्वी में वैशाली के लिच्छवी नेपाल के शासक बने और इनमें उल्लेखनीय राजा मानदेव, अंशु वर्मा और नरेंद्र देव हुए और नरेंद्र देव उनके उत्तराधिकारी ने भारतीय राजघरानों में वैवाहिक संबंधों को व्यापक बनाया। दोनों देशों के रोटी बेटी संबंधों की आधारशिला रखी। डॉक्टर कर्ण सिंह के लड़के की शादी का उदाहरण। रोटी बेटी का संबंध सुगौली संधि की देन नहीं है, यह उस सर्वव्यापी साझा महान मानवीय विरासत की देन है जिसमें सिद्धार्थ का अवतरण लुम्बिनी नेपाल में होता है और बुद्धित्व बोध गया भारत में, सीता का अवतरण सीतामढ़ी भारत में होता और विवाह मिथिला नगरी जनकपुर धाम नेपाल में होता है। तथाकथित मधेश नेपाल में अनगिनत शताब्दियों से है, अपितु राणा लोग नेपाल में राजस्थान से मुगलों के समय आए और आज भी उनके संवाद में राजस्थानी शब्दों का प्रयोग है। राजस्थान में आज भी कोइराला गांव है। आखिर ऐसी कौन सी त्रासदी आ गई और कहां से आई कि नेपाल के 20% क्षेत्र, वहां की जनसंख्या का 51%, घरेलू सकल उत्पादन GDP का 59%, नेपाल का 76% राजस्व देने वाला और नेपाल 57% खाद्यान्न और 74% नगद फसल देने वाला आबादी अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। उसे अविश्वास और ओछी नजर का दंश झेलना पड़ रहा है, अपने अधिकारों पर निरंतर आघात झेल रही है। इन प्रश्नों का उत्तर हमें नहीं, वहाँ के नागरिकों को चाहिए जिन्हें वहाँ मधेशी कहा जाता है। वैसे तिब्बती वांडम में ने का अर्थ मध्य
पा का अर्थ देश है, लौ प्रत्यय है अर्थात मध्य देश, तब तो पूरा नेपाल ही मधेशी है। मानव इतिहास की इस विरासत पर दूषित सोच वाले याद रखें कि हमने साथ साथ रामायण को पढ़ा है तो महाभारत भी साथ ही पढ़ा है। नेपाली क्रांति के गीत श्रद्धेय विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला और फणीश्वर नाथ रेणु ने साथ साथ गाए हैं। स्थायित्व के सशक्त और समृद्ध नेपाल हमारा सर्वश्रेष्ठ विकल्प है, लेकिन सीमा के आर पार हमारे उन्मुख मानव संबंधों की धरोहर भारत नेपाल का साझा दायित्व है। नेपाल के प्रवृद्ध व्यक्तित्व कनकमणि दीक्षित यह तो स्वीकार करते हैं कि नेपाल के संविधान में मधेशियों को मार्जिनलाइज्ड किया गया है, लेकिन कहते हैं कि संविधान को व्यवहारिक धरातल पर लाना होगा और इस सोच का परिणाम यह हुआ है कि भारत नेपाल मित्रता एवं शांति संधि 1950 के प्रावधानों की अवहेलना भारत द्वारा नहीं नेपाल के द्वारा हुई है। नेपाल में विवाहिता भारतीय लड़की को 7 वर्ष तक नागरिकता नहीं देने वे उत्तराधिकार में दूरगामी नकारात्मक परिवर्तन किए गए। नेपाल के तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री ओली ने वहां के भूतपूर्व विदेश व वित्त मंत्री श्री सूर्य बहादुर थापा के नेतृत्व में ईपीजी समिति का गठन किया गया और इसके प्रतिवेदन में भारत नेपाल की 1950 की संधि को भंग करना, दोनों देशों के मुक्त आवागमन को बंद करना, नेपाल भारत के आवागमन के स्थलों को सीमित करना, भारत नेपाल सीमा पर कांटेदार तार की बाड़ लगाना, भारत नेपाल में ई पासपोर्ट लागू करना जैसे सुझाव हैं। यह दोनों राष्ट्रों के हितों पर कुठार घात होगा और इन सुझावों में नेपाल के तराई और मैदानी इलाकों की 51% जनता की कोई भागीदारी नहीं है। विश्व में एक भी उदाहरण नहीं है जहां प्रवासी भारतीयों को अंगीकार नहीं किया गया और नेपाल के मधेसी तो पीढ़ी दर पीढ़ी वहीं की मिट्टी के धरती पुत्र हैं। रामसरन ने आग्रह किया कि उपरोक्त सिफारिशों को अस्वीकार किया जाना चाहिए और रक्सौल जयनगर से चलने वाली लंबी दूरी के ट्रेनों में नेपाल के नागरिकों को प्राथमिकता पर आरक्षण दिया जाए और इस व्यवस्था को अविलंब लागू किया जाए। तीर्थ यात्रा स्पेशल रामायण या बुद्ध सर्किट की ट्रेनों में भी उपरोक्त सुविधा मिले। भारत में नेपाली यात्री मोटर वाहन के प्रवेश की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए और यह सीमा चेक पोस्ट पर उपलब्ध कराया जाए, जैसा कि नेपाली चेक पोस्ट पर होता है। नेपाल और भारत ऐसे सवारी वाहनों को निर्धारित प्रक्रिया में एक यात्री कार्ड जारी करें ताकि उसके आधार पर हर गंतव्य पर अनावश्यक जांच की प्रक्रिया से बचा जा सके। नेपाल भारत के कई ऐसे तीर्थ स्थल हैं जैसे बिहार सीमा पर सीतामढ़ी जनकपुर धाम, उत्तर प्रदेश सीमा पर कपिलवस्तु, जिनकी यात्रा में शुल्क और कागजी प्रक्रिया कम किए जाएं। पुरातत्व क्षेत्र में अध्ययन अन्वेषण में आपसी सहयोग व्यापक किया जाए। बिहार सरकार से विशेष आग्रह है कि सीमांचल में वृक्षारोपण को समर्थन सहयोग देना चाहिए, यह परस्पर लाभदायक होगा। एक ओर तराई जो सूखे से जूझता है और हम बाढ़ से त्रस्त हैं, दोनों के लिए वरदान साबित होगा। रामसरन ने यह भी आग्रह किया कि बिहार सरकार की पहल और इसके नेतृत्व में संयुक्त शैक्षिक साहित्यिक आयोजन नियमित तौर पर आयोजित हो। इससे नेपाल के युवा वर्ग की सोच और आकांक्षा को हम महसूस कर सके और उसे अपना व्यवहार बना सके।
रामशरण ने नेपाल के नागरिकों से निवेदन किया कि आप जब भी नेपाल के अपने इलाके में बैठक करें तो हर बैठक नेपाल के राष्ट्रगान और उसके प्रति भक्ति भाव से प्रारंभ हो। हर बैठक के बाद वृक्षारोपण हो ताकि आप स्पष्ट संदेश दे सके कि आपकी जड़ें नेपाल में है और आपका उसके प्रति पूर्ण समर्पण है। यदि संभव हो तो भारतीय आजादी के प्रतीक चरखा की तरह आपका प्रतीक खुरपी बने। 1950 की संधि अध्ययन करें और उस पर चर्चा करें। इस संधि के कारण नेपाल के स्वाभिमान पर कभी आंच नहीं आया और न ही अर्जित हुआ है। रामशरण ने यह भी कहा कि मैं इस बैठक में चीन पर टिप्पणी नहीं करता, अपितु अमेरिका के भूतपूर्व विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर की पुस्तक ऑन चाइना से उदाहरण देना चाहता हूँ। भारतीय उपमहाद्वीप में अंदरूनी संकीर्ण राजनीति से यहाँ के परस्पर राष्ट्रीय संबंधों पर कुप्रभाव पड़ता है। जिन देशों ने इससे कुत्सित राजनीति से किनारा किया उसमें भूटान अग्रणी है और आज वह विश्व में मानव संतुष्टि सूचकांक में राष्ट्रों की अगली कतार में है। भारत से भी आगे है। बांग्लादेश भी इससे बाहर आ रहा है और इसका परिणाम है उसकी निरंतर आर्थिक प्रगति। हम शोषण और भ्रष्ट राजनीति का तिरस्कार नहीं करेंगे तो हम अपने संतान के शुभेच्छु नहीं शत्रु हैं। विभाजन की राजनीति को ना तो सोवियत संघ बचा सका और ना राष्ट्रपति ट्रंप मैक्सिको की सीमा पर दीवार को स्थायी बना सके। संयोग कहूँ या दुर्भाग्यपूर्ण कहूँ, भारत और नेपाल दोनों आस्था का नहीं आचरण का संकट झेल रहे हैं। समस्या ना तो 1950 की संधि है और ना और कुछ, अपितु हमारा दूषित आचरण है। क्या हम अपने आचरण से राजनीति को प्रभावित करेंगे या चरित्रहीन राजनीति हमें दंश देती रहेगी? मैंने नेपाल में भीड़ नहीं आदमी दर आदमी का दुलार अनुराग पाया है। 1981 में सीतामढ़ी से तातापानी की स्कूटर यात्रा में जो समृद्ध पर्यावरण पाया था अब वह अस्तित्व के संकट की ओर है। मैं कपोल कल्पित बात नहीं कर रहा। वैशाली के नागरिकों की आस्था और आचरण की एकरूपता ने उसे हजारों हजार वर्ष तक उत्कर्ष पर रखा था जिस पर अनासक्त बुद्ध भी आसक्त थे। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।